गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, जो कि आपके नॉर्सेट 10 को अप्रोच करने वाला है। और सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्सेट 10 में कैसा अप्रोच रखें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल चीजें तो आपकी क्लियर हो रही है, लेकिन एमसीक्यू में कैसे काम करें जिससे कंपटीशन एग्जाम में या फिर जब हम प्रीलिम्स या मेंस में बैठते हैं तो सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए। तो आज हम समझेंगे नॉर्सेट का माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह के एमसीक्यू सेशन को देता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन सेशन को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज हम इस सीरीज में, जो कि आपका आरोग्यम इन्फिनिटी बैच है, इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाला है आपको पहले पता चल गया होगा। हम ओबीजी के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ओबीजी के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्सेट के बारे में समझेंगे। नॉर्सेट के एमसीक्यू को किस तरह के क्वेश्चंस, अभी रिसेंट में नॉर्सेट 9 की बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चंस को दिया गया है, और नॉर्सेट 10 की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आने वाले नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किस तरह के एमसीक्यू को हमें लेना चाहिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्सेट का पैटर्न, कि नॉर्सेट किस टाइप का एग्जाम है और यहाँ के एमसीक्यू सेशन किस तरह के आते हैं। तो आप सबको नॉर्सेट के बारे में पता होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, नॉर्सेट एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला जो एग्जाम है, जो सारे ही नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए होता है। एम्स में अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन करना है, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स में, किसी भी एम्स में, अब तो इसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है, वो भी नॉर्सेट के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। इस बार जैसे आपने देखा होगा ईएसआईसी हॉस्पिटल है, जिपमर है, तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स दिल्ली तो है ही, आरएमएल हॉस्पिटल है, बहुत सारे दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जो नॉर्सेट के थ्रू एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो अगर इन सारे इंस्टीट्यूट में अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आपको नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और नॉर्सेट जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो दो टाइप में करता है, ये भी सबको पता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। आपको दो स्टेज में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, यानी कि एक स्टेज 1 होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ कोई रैंक नहीं होती, लेकिन मेंस में आपकी रैंक आती है, ये स्टेज 2 होता है। जब आप स्टेज 1 क्लियर करोगे तभी आप स्टेज 2 में पहुंच पाओगे। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को और मेंस के क्वेश्चंस को देखें तो डिफरेंस क्या है, इस बार नॉर्सेट 9 का पेपर देखें तो डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं पेपर के एनालिसिस के बेस पे आपको बता देती हूँ, जो इस बार का पेपर आया था वो प्रीलिम्स को थोड़ा सा मॉडरेट से ज्यादा हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, 80+20, यहाँ नर्सिंग ही नहीं, इसके साथ साथ आपका नॉन नर्सिंग भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप इस 20 में से 10 क्वेश्चन करते हो तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन अगर इस 20 में आप 18+ कर लेते हो और नर्सिंग जितना आपको आता है उतना ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता है, तो आपके मेंस में पहुंचने का चांस बढ़ जाता है। तो एक अप्रोच आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। और यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों में ही बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमें इस बार प्रीलिम्स में देखने को मिला वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, जहां बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वो क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए, और उनके अंदर एक अलग तरह का स्ट्रेस था कि शायद ये क्लियर नहीं हुआ तो मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, दूसरा है मेंस का एग्जाम देखें तो मेंस में पूरा नर्सिंग का क्वेश्चन आता है, और वो भी कितने 160। यहाँ पे आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब हर चीज आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हो और स्कोरिंग भी ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज है कि मैम नॉर्सेट का पेपर कैसा आता है, तो यस, नॉर्सेट एक स्टैंडर्ड पेपर है, जो कि आप बोल सकते हो ऑल अदर एग्जाम से कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ है। टफ तो नहीं कह सकते, अगर हम पढ़े तो इजी है, बट हाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस ही आएंगे, सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस ही आएंगे, यहाँ मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। लाइक वन लाइनर भी होगा, रिसेंट अगर कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ अगर ऐसी चीजें हुई है तो वो भी पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको एकदम अपडेटेड नॉलेज रखना है कि अगर डब्ल्यूएचओ में कुछ चीजें हुई है, रिसेंट कुछ गाइडलाइंस चेंज हुआ है, कुछ प्रोग्राम्स आया है, वो रिसेंट वाली चीजों को बहुत एकदम कि आपको अप टू डेट रहना है और सारी चीजें नर्सिंग में पता होना है, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये टफ है, बट अगर हम अपडेटेड नॉलेज रखें और सारी चीजें पढ़े, प्रैक्टिकल स्किल्स, थ्योरेटिकल स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स सब अच्छा हो, तो ये टफ नहीं है। ठीक है, तो आज इस सेशन को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा इन्फिनिटी आरोग्यम इन्फिनिटी है, ये बिल्कुल फ्री बैच है, जिसमें हम एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। और एमसीक्यू को जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको ओबीजी से स्टार्ट कर रही हूँ, और ओबीजी में जो क्वेश्चंस करने का, और इस बार नॉर्सेट 9 के मेंस में 35+, आप बोल सकते हो 40 क्वेश्चंस प्लस ओबीजी के आए थे। जहां ओबीजी में आपको सारी नॉलेज, अगर अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया है, तो आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हो। यार एक नंबर भी मायने रखता है, और किसी सब्जेक्ट में अगर 30 क्वेश्चंस आया है, 30+ आया है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। अब मैं कैसा अप्रोच रखूंगी और इस एमसीक्यू सीरीज में आपको कैसे पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ। इसमें मैं आपको वन लाइनर से लेकर स्टार्ट करूंगी, वन लाइनर क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, यहां से मैं स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको थोड़े प्रायोरिटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, थोड़ा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि डायरेक्ट अप्लाई होने वाले क्वेश्चंस, जो आपके टॉपिक रिलेटेड होगा, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये धीरे धीरे करके हम अप्लाई करेंगे। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़े इजी एमसीक्यू से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से मैं स्टार्ट करूंगी, और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला है, आज जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। पोल में स्टार्ट करूंगी और सब बच्चों को आंसर करना है। पोल मैंने स्टार्ट किया है, सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। एबीसीडी के फॉर्म में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। पोल भाई साहब ऑटोमेटिकली आपका आंसर कैच कर लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी। ये पोल को हैंग कर दिया है क्या आपने? कमेंट बॉक्स हैंग हो गया है क्या? मतलब आ नहीं रहे आंसर? अच्छा, लोड हो रहा है।
इंग्लिश में आपका पेपर आता है, नॉर्सेट का पेपर जो है आपका इंग्लिश में आता है। कुछ बच्चों ने पूछा है कैसा आता है, इंग्लिश में होगा। नॉर्सेट का पेपर इंग्लिश में आता है। सभी विजिबल है, सबके कमेंट्स विजिबल है, तो परेशान ना हो, सब दिख रहा है मुझे। चलो टाइम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के बारे में ये इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं हुआ है, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है मैम नॉर्सेट 10 के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है बट अभी मेरा थियरी नहीं हुआ है, तो क्या मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करूं? बिल्कुल करो। आपको क्वेश्चंस पढ़ना आएगा, क्वेश्चंस को समझना आएगा, कैसे करना है ये आएगा। आप इसका वेट मत करो कि मैं थियरी कंप्लीट करूंगी और फिर एमसीक्यू स्टार्ट करूंगी, बहुत लेट हो जाएगा। अब देखो मैंने कैसे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, अभी थियरी नहीं हुआ है ना, तभी आप कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस होंगे बट जो नहीं होंगे उसे प्रैक्टिस करना है, दोबारा रिवाइज करना है, ये चीजें हैं। तो सबसे थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सबसे बीच वाला मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम और सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर है। आपसे क्या पूछा है, थिकेस्ट लेयर कौन सा होगा? पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर है और मायोमेट्रियम सबसे मिडल लेयर है। और मिडल लेयर ऑफ यूट्रस ही सबसे मस्कुलर और सबसे थिकेस्ट लेयर होता है। इसे ही हम सबसे मस्कुलर लेयर एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस बोलते हैं। मस्कुलर लेयर एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 78% बच्चों का सही है, बाकी सब बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। मैंने बोला गलती से घबराना नहीं है। यही टाइम नॉर्सेट 10 के इसी बैच में आप यकीन माना सिर्फ 1-2 महीने बाद ही देखना आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लग जाएगा। ठीक है, जिसमें सितारा है, तन्नू है, सुमित है, हिना, ज्योति, डू और डाई, सलमोली, दीपाली, सोमा, भट्ट, नेहा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन आपको कराती हूँ एंड दिस एक्सप्लेनेशन पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया, उसकी डिमांड क्या है और उसके लिए कितना थ्योरी हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये यूट्रस है, मुझे नहीं लगता इस यूट्रस को समझने में आपको कोई भी डाउट होगा। यूट्रस को आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। ये यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा होता जाएगा। ये यूट्रस का कौन सा पार्ट है डियर? फंडस। और यहां से फेलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है। यहां से फेलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है यूट्रस के अंदर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, जहां फेलोपियन ट्यूब की एंट्री यूट्रस के अंदर होती है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबल ऑस्टिया रीजन या कॉर्नुआ रीजन बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं डियर? ट्यूबल ऑस्टिया रीजन, या फिर इसे क्या बोला जाता है? कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। एंड दिस ट्यूबल ऑस्टिया एंड कॉर्नुआ इज कॉल्ड एज, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे आप स्टार बनाओगे एंड इट इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ यूट्रस। इसे ही क्या बोला जाता है? पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। आपने हार्ट में पेस मेकर पढ़ा होगा, एसए नोड इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। लेकिन यूट्रस के अंदर यही ट्यूबल ऑस्टिया और कॉर्नुआ रीजन को हम पेस मेकर ऑफ यूट्रस बोलते हैं। अब अगर हम आगे आते हैं इस पार्ट में, तो ये यूट्राइन कैविटी है और यहां पे आपका क्या होता है डियर? सर्विक्स वाला रीजन होता है। ये आपका सर्वाइकल ओस है, ये आपका सर्वाइकल कैनाल है, ये इंटरनल ओस और इसे हम एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये यूट्राइन कैविटी है। ये क्या है डियर? यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी, ये आपका इंटरनल ओस, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स। इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और पीजीआई चंडीगढ़ का यहां से भी पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पीजीआई चंडीगढ़, जो आपका पीजीआई लखनऊ कह रही हूं, चंडीगढ़ वाला जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाइकल कैनाल का शेप कैसा होता है। तो आपको इसका शेप कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल। लेकिन वहां ऑप्शन में सिलेंड्रिकल नहीं था, फ्यूजिफॉर्म दिया हुआ था। तो देखो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि ये कैसे होता है डियर? कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल होता है। तो हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी रिवाइज करना है। ये हमारा बेसिक है। आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां एमसीक्यू भी हम बेसिक वाला कर रहे हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, ये नॉर्सेट लेवल का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था? एग्जाम का पीवाईक्यू आया हुआ है कि सर्वाइकल कैनाल का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। बट ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में क्या दिया था? फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म। ये आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट से याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस ऑफ सर्विक्स। और ये आपका जो पार्ट यहां पे दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वेजाइना, वेजाइना। और यहां पे जो इंटरनल ओस दिख रहा है इसके पास एक पार्ट होता है यूट्रस के अंदर, इसे बोला जाता है इस्थमस ऑफ यूट्रस। इसे हम क्या बोलते हैं डियर? ये जो 0.5 सेंटीमीटर का एक पार्ट आपको दिखता है यहां पे, इसे बोला जाता है इस्थमस ऑफ यूट्रस। क्योंकि इस्थमस आप फेलोपियन ट्यूब में पढ़ोगे और यूट्रस में भी पढ़ोगे। ये इस्थमस ऑफ यूट्रस, इस तरह से। ठीक है, अगर हम फिर यूट्रस में हमने सारे पार्ट्स को देखा कि यूट्रस में जो बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ यूट्राइन कैविटी होता है, फंडस वाला रीजन होता है, फिर ये सर्विक्स वाला रीजन होता है, सर्वाइकल कैनाल होता है, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स होता है, ये वेजाइना होता है, इसे हम इस्थमस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेस दिखता है सर्विक्स और वेजाइना के बीच में, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी स्पेस को बोला जाता है फॉर्निक्स। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स।
हाँ, मानवी कह रही है सीएचओ में सब बोल रहे थे कि हार्ड आया है। वो हार्ड इसलिए लग रहा था क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया था और हम सब हार्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए हार्ड इजी लगता है और बेसिक वाला हार्ड लगता है। देखो बेसिक से ही पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड हाई लेवल का हमें प्रिपरेशन नहीं करना, करेंगे, उसका भी टाइम आएगा, ठीक है, वो भी टाइम आएगा, बट अभी हम बेसिक पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और पहले से याद है तो उसे रिवाइज करेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ फॉर्निक्स क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स क्या है, और सर्विक्स को भी दो पार्ट में होता है, एक ये वाला सर्विक्स आपको दिख रहा है और एक नीचे पार्ट वाला सर्विक्स होता है। तो सर्विक्स में एक एक्टो सर्विक्स होता है, एक एंडो सर्विक्स होता है, ठीक है। सर्विक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स। आगे हम सर्विक्स वाले क्वेश्चंस में इसकी बात करेंगे। और ये यूट्रस की लेयर की बात करें तो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं डियर, एंडोमेट्रियम। अभी मैंने यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर बनाई है और इसी इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं डियर, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। फिर मैं बात करूंगी इसके मस्कुलर लेयर की, और ये यूट्रस का सबसे मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है, सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि ये थिकेस्ट लेयर कौन सा है, इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो बिल्कुल मिडल लेयर होता है। मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एज द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस एंड इट इज कॉल्ड एज द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस एंड इट इज कॉल्ड एज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। जो हमारे सिर्फ इस डायग्राम से आपके पीवाईक्यू के कम से कम 10 क्वेश्चंस निकले होंगे, जो मैंने अभी आपको ये बताया है, ठीक है। इसके अलावा सबसे आउटर मोस्ट लेयर की मैं बात करूं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है डियर, देखना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, एंड इट इज कॉल्ड एज द, या फिर पैरामेट्रियम भी आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, लिखा हुआ कहीं पे पेरीमेट्रियम पैरामेट्रियम यही लिखते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड इट इज कॉल्ड एज द सीरस लेयर ऑफ द यूट्रस एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। तो इस डायग्राम में मैंने पार्ट्स ऑफ द यूट्रस एंड लेयर्स ऑफ द यूट्रस के बारे में आपको बताया है। आई थॉट यहां से आने वाले क्वेश्चंस तो आपके गलत नहीं होंगे, क्लियर हो जाएगा, राइट। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम समझ चुके हैं। यस, बी इज द राइट, बी इज द करेक्ट। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं कि इसी इजी क्वेश्चंस में से जब सेकंड क्वेश्चंस पूछा गया, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही करा रही हूँ आज की क्लास में, मैं ओबीजी का बेसिक जो चैप्टर होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वही करा रही हूँ आपको। सेकंड वन, विद रिगार्ड्स टू द लेविया मेजोरा ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट। लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ये सब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से क्वेश्चन है। पहला है लेविया मेजोरा, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर, आउटर लिप बोलते हैं। लेविया मेजोरा इज कॉल्ड एज द आउटर लिप, इज होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल्स, इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरीज, ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एंड द ब्रॉड लिगामेंट टर्मिनेट्स एट इट्स एंटीरियर एंड। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है वो आंसर करो, फिर इसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जो मेजोरा से रिलेटेड होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले आप थोड़ा सोच के इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर नॉर्सेट में मान लो बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूछा गया तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। जिन्होंने पहले आंसर कर दिया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलो, टाइम खत्म हो गया है, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब एक चीज जो ध्यान रखना है, जो एग्जाम में हम बाई मिस्टेक बहुत गलती करते हैं, वो है कि लेविया मेजोरा ऑल आर करेक्ट, हम ये तो देखते हैं एक्सेप्ट छोड़ देते हैं। तो यहां ध्यान देना था कि हमें एक्सेप्ट वाला आंसर देना है, यानी कि करेक्ट तो सारे ही होंगे एक को छोड़कर, और जो एक गलत है वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन कौन सा दिया है लेविया मेजोरा के रिगार्डिंग, यही तो है। पहला लिखा है होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल। यस, लेविया मेजोरा स्क्रोटम के होमोलोगस होता है अगर हम मेल में कंपेयर करें, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरीज, यहाँ पे ब्लड सप्लाई पुडेंडल आर्टरीज ही करती है, ये भी ठीक है। एक्सेप्ट नहीं देखा ना, हाँ यही मैंने बोला था, एक्सेप्ट नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है ड्रेन्स इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, और ये कहां पे ड्रेन करते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पे ड्रेन करते हैं, ये भी ठीक लिखा हुआ है। द ब्रॉड लिगामेंट टर्मिनेट एट इट्स एंटीरियर एंड, देखो यहां ब्रॉड लिगामेंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे अगर राउंड लिगामेंट होता तो ये ठीक होता। ये गलत क्या है इसमें कि राउंड लिगामेंट टर्मिनेट होता है ना कि ब्रॉड लिगामेंट, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। लिखा है ब्रॉड लिगामेंट टर्मिनेट इट एंटीरियर एंड, ब्रॉड लिगामेंट टर्मिनेट नहीं होता एंटीरियर एंड पे, राउंड लिगामेंट टर्मिनेट होता है एंटीरियर एंड पे, ठीक है। इसीलिए गलत। एक्सेप्ट में हमारा कौन सा आंसर जाएगा, डी। क्या गलती थी वो भी मैंने इस वाले में बता दिया आपको, लेकिन मैं आपको लेविया मेजोरा को समझाऊंगी विद डायग्राम। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो 17% बच्चों ने ही सिर्फ ठीक किया है, ठीक है, 17%, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं देखा होगा। जो आपको पता होगा आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया होगा, तो ऐसी गलती यहाँ पे होती है। और स्टार्टिंग में कोई घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं है, अभी आप सीख रहे हो और सीखने टाइम गलती होगी। तानिया है, प्रियंका है, 45, प्रिया, रिया, सूर्यांश चंद, फुल ऑफ लाइफ, मीरा, दीपाली, शशि, डिंपल, मानवी, शाहिद, अंजलि, चिंकी, स्टडी टाइम, स्ट्रेंजर, इतने बच्चे हैं जिन्होंने ठीक किया है, और हो सकता है कुछ बच्चों ने और भी किया हो, बट इतने बच्चे इसमें बिल्कुल सही है। अब क्या हमें समझना था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इस बेसिक से पार्ट में, हमें क्या समझना था? अगर हम यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, देखो सबसे बेसिक यही है, चाहे आप गायनी पढ़ो चाहे आप ऑप्स पढ़ो,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पता, उसका बेसिक नहीं पता, तो आप बहुत सारे इजी क्वेश्चंस में भी गलती कर सकते हो, जिसे हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अभी क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के टॉपिक से ही मैंने दिया था। और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को क्या बोला जाता है डियर? वल्वा बोला जाता है, या फिर हम इसे बोलते हैं पुडेंडम। वल्वा बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं पुडेंडम। इसे क्या बोला जाता है डियर? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, फिर हम पढ़ते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। और इतना ही नहीं, और एसेसरी ऑर्गन्स भी होता है जो हमें पढ़ना होता है इसके अंदर। वो एसेसरी ऑर्गन कौन सा होता है डियर? ब्रेस्ट। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट द ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ वल्वा पुडेंडम है। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ते हैं? जैसे आपका वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया एंड ओवरी हो गया। तो हम ऐसा बोलते हैं कि एमसीक्यू से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कौन कहता है कि एमसीक्यू से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते? अगर हम इस तरह से पढ़े तो हर एक एमसीक्यू से हम अपने बहुत सारे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसे वल्वा और पुडेंडम बोला जाता है, यहीं पे आपका क्या होता है डियर? लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, जिससे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स, ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आता है, जिसमें हम पेरिनियम भी पढ़ते हैं। अब बताओ यहां से मैंने कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनाया था? मैंने आपको पूछा है लेविया मेजोरा से। अब इसी लेविया मेजोरा को मैं आगे उठाती हूं और आपको पता चल गया मैम ने किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, लेविया मेजोरा। और इसी लेविया मेजोरा को हम क्या बोलते हैं? आउटर लिप। अब बताओ लेविया मेजोरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये मॉन्स प्यूबिस, जो ये हेयर वाला पार्ट होता है जो ट्रायंगुलर पैटर्न में ऐसे होगा, इसे हम क्या बोलते हैं डियर? इसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, एंड दिस मॉन्स प्यूबिस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। इसे हम मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। इसके नीचे ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा, ठीक है, जिसपे हेयर फॉलिकल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं डियर? हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आउटर लिप। इसी को हमने क्या बोला? आउटर लिप, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा मीट्स इनफीरियरली इन द मिड लाइन। याद रखना, लेविया मेजोरा जब नीचे की तरफ मिलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर? पोस्टीरियर कमीशर्स बोलते हैं। पोस्टीरियर कमीशर्स। लेविया मेजोरा मीट्स इनफीरियरली इन द मिड लाइन एंड फॉर्म द पोस्टीरियर कमीशर्स, जहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी इन द लेविया मेजोरा, ठीक है। और इसके अंदर ही आता है डियर लेविया माइनोरा, जिसमें कोई हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्लाइटोरिस बोला जाता है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, जहां पे यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। समझ में आया? क्लियर है क्या? और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया है, ये आपका कौन सा है? माइनोरा है, जहां पे आपको हेयर फॉलिकल्स नहीं दिखेगा। यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड सम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होता है। ये लेविया माइनोरा है, इसे हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। और इसे ही लेविया माइनोरा को हम बोलते हैं इनर लिप। क्या बोलते हैं डियर? इनर लिप बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस है, ये आपका वेस्टिब्यूल, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है इसी को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। समझ में आया? जब लेविया माइनोरा ऊपर की तरफ मिलता है तो दो स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं परप्यूस एंड फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम। लेविया माइनोरा मीट सुपीरियरली इन द मिड लाइन। जब लेविया माइनोरा ऊपर की तरफ मिलेगा तो दो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे परप्यूस और फ्रेन्युलम बोला जाएगा। जब यही लेविया माइनोरा नीचे की तरफ मिलेगा तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसे ही हम फॉर्चेट बोलते हैं। जब लेविया माइनोरा नीचे की तरफ मिलता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम फॉर्चेट बोलते हैं। और ये बेसिक है। फॉर्चेट क्या होता है, फॉर्निक्स क्या होता है, परप्यूस क्या होता है, फ्रेन्युलम क्या होता है, ये सब आपको पता होगा जब आप इसे पढ़ोगे बार बार। तो मैंने आपको बताया लेविया मेजोरा को आउटर लिप बोलते हैं। और अगर ये होमोलोगस पूछा जाता है तो ये होमोलोगस किसके होता है डियर? स्क्रॉटम इन मेल। स्क्रॉटम इन मेल। मेल के स्क्रॉटम के ये होमोलोगस होता है। बाकी चीजें मैंने आपको वर्बली बता दी क्योंकि हम क्वेश्चन में इतना लिखने का टाइम नहीं रहेगा। यहाँ हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारी चीजें लेविया मेजोरा में प्रेजेंट होती है। और जब नीचे की तरफ मिलेगा तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे पोस्टीरियर कमीशर्स बोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, ये मैंने पूरा वल्वा बनाया है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बनाया है। तो अगर हम यहाँ पे ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो यस, पुडेंटल आर्टरी सप्लाई, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। किसी बच्चे ने क्वेश्चंस लिखा है। करीना जी, चांस है
होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन चॉइस का एम्स तो नहीं मिल पाएगा, बट अगर आप देखो तो दूसरे एम्स में या फिर अदर इंस्टीट्यूट में आपका चांस है, तो होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जिस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले समझेंगे। द ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड बाय क्लाइटोरिस, फॉर्चेट एंड लेविया माइनोरा, जो कि अभी के स्ट्रक्चर में डायग्राम में मैंने सारी चीजें आपको बताई है। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ये मिलकर एक ट्रायंगुलर एरिया बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? फोसा नेविकुलारिस, फॉर्चेट, वेस्टिब्यूल और वल्वा। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट अभी समझाया है, ध्यान से पढ़कर और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, गलती नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ परेशान नहीं होंगे, रैंक ज्यादा है तो प्रिपरेशन के लिए दोबारा बैठ जाओ और पेशेंस रखो, सिलेक्शन जरूर होगा। नॉर्सेट 10 आपके सामने है, तो प्लीज हताश निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए हमें कोशिश करते रहना है। असफलता या जो सिलेक्शन या रैंक ज्यादा आया उससे परेशान नहीं होना। यू आर वेरी नियर टू योर सिलेक्शन, अगर आप उस रैंक में भी आ पा रहे हो। लेकिन अगर हमें अपने बेस्ट, अपने चॉइस का एम्स चाहिए तो हमें रैंक थोड़ी अच्छी लेके आनी होती है। तो परेशान, हताश, निराश, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, उसके डिमांड को समझते हैं। बोला गया एक ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, जिस ट्रायंगुलर एरिया में बाउंडेड बाय क्लाइटोरिस कहां होता है? ऊपर की तरफ। फॉर्चेट कहां होता है? नीचे की तरफ। फॉर्चेट कहां होता है? नीचे की तरफ। और लेविया माइनोरा होता है साइड में, और दोनों तरफ से लेविया माइनोरा इधर भी होगा और लेविया माइनोरा इधर भी होगा। तो ऐसा जो एरिया बन रहा है, इस ट्रायंगुलर एरिया को क्या बोला जाता है बताओ? तो इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अभी मैंने जस्ट समझाया था, इसे क्या बोला जाता है डियर? वेस्टिब्यूल। इसे क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल बोला जाता है। फॉर्चेट नहीं है। फॉर्चेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बताया था, फॉर्चेट वो एरिया होता है जब लेविया माइनोरा नीचे की तरफ मिलता है और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम फॉर्चेट बोलते हैं। जैसे कि ये है, लेविया माइनोरा नीचे मिला और उसने बनाया फॉर्चेट, ठीक है। वल्वा तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को बोला जाता है। व्हाट इज वल्वा? वल्वा इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। पूरे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को हम वल्वा बोलते हैं, या वल्वा इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुडेंडम। आज ही की क्लास में मैंने बेसिक ये चीजें आपको बताई है। फॉर्चेट मैंने आपको बता दिया, और फोसा नेविकुलारिस हाइमन से लेकर और फॉर्चेट तक के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। हाइमन से लेकर फॉर्चेट तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? फोसा नेविकुलारिस। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। समझ में आ गया? तो वेस्टिब्यूल इज द राइट आंसर। और वेस्टिब्यूल अभी हमने समझा था कि ये लेविया माइनोरा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये लेविया माइनोरा है। लेविया माइनोरा जब ऊपर की तरफ मिलता है तो दो स्ट्रक्चर बनाता है। आप सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या बनाया है, तो मैं लेविया माइनोरा बना रही हूं। मैंने आपको बता दिया ये लेविया माइनोरा का स्ट्रक्चर है। लेविया माइनोरा जब नीचे मिलता है तो क्या बनाता है डियर? फॉर्चेट। फॉर्चेट बनाता है। लेविया माइनोरा जब ये ऊपर की तरफ मिलता है तो दो स्ट्रक्चर बनाता है, एक बनाता है परप्यूस, दूसरा बनाता है फ्रेन्यूलम, ठीक है। परप्यूस आगे की तरफ एंटीरियर वाला स्ट्रक्चर होता है और जो पोस्टीरियर वाला स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। अब यहाँ पे क्लाइटोरिस वाला पार्ट होता है, यहाँ क्या होता है डियर? क्लाइटोरिस। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये होता है फॉर्चेट। तो ये एक ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, इसी ट्रायंगुलर एरिया को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसे ही हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, जिसके ऊपर तो क्या होगा? क्लाइटोरिस, जिसके नीचे की तरफ क्या होगा? फॉर्चेट, और जिसके साइड में ये क्या होगा? लेविया माइनोरा। तो मुझे लगता है किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें 6 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वेस्टिब्यूल्स के अंदर टोटल ओपनिंग्स की बात करें तो 6 ओपनिंग होगा। ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये आपका वेजाइनल ओपनिंग है, ये आपका वेजाइनल ओपनिंग है, और यहीं पे साइड में होता है स्किनीज ग्लैंड की ओपनिंग, और यहां पे साइड में होता है बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग, ठीक है। जैसे मैं ब्लू कलर से यहां पे दिखा रही हूं, ये 2 ओपनिंग है और ये 2 ओपनिंग है। तो इन दोनों ओपनिंग को नाम क्या दिया गया? ये है बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग, जो कि बार्थोलिन ग्लैंड भी आपको छोटा सा यहां पे दिखाई देगा कि यहां पे छोटा सा पी शेप का होता है और डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन वेजाइनल वॉल पे करता है। सेम ऐसे ही यहां पे क्या होता है डियर? स्किनीज ग्लैंड होता है, स्किनीज ग्लैंड होता है। तो स्किनीज डक्ट ओपनिंग हम यहां पे बोलेंगे। ये भी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन जो है लेटरल टू द वेजाइनल वॉल यहां पे करते हैं, इसे स्किनीज डक्ट की ओपनिंग बोलेंगे। तो टोटल ओपनिंग आप देख सकते हो कितनी ओपनिंग हो गई? 1 2 3 4 वेजाइना, 5 और 6 बार्थोलिन। टोटल कितनी ओपनिंग्स है? टोटल 6 ओपनिंग, टोटल 6 ओस जो है वो वेस्टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमें याद रखना है रिगार्डिंग द वेस्टिब्यूल्स, ठीक है। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। राइट आंसर इज सी। देख लेते हैं कितने बच्चों ने सी आंसर किया था। 0%, 0%। ऐसा कैसे हो सकता है? 100% बच्चों ने फोसा नेविकुलारिस किया। भाई फोसा नेविकुलारिस ही नहीं पता तो मुझे लगता है कोई बच्चा ठीक ही नहीं है। कम से कम इतने सारे 500 प्लस बच्चे होंगे, लेकिन जिसमें से सबका गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? फोसा नेविकुलारिस क्या होता है वो समझो। मैं आपको फोसा नेविकुलारिस पहले समझाती हूँ। आपको ये समझ में आ गया ये फॉर्चेट है, ये लेविया माइनोरा है, ये फॉर्चेट है। ये सबको समझ में आ गया ये फॉर्चेट है? चलो भाई ये समझ में आ गया। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये भी समझ में आ गया। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ये वेजाइनल ओपनिंग है और यहाँ पे हाइमन लेयर होता है,
ठीक है, जैसे हाइमन लेयर होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये हाइमन लेयर है, ये वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइना में ही क्या होता है, हाइमन लेयर होता है, ये मान लो हाइमन लेयर है आपका, और ये क्या है डियर, ये फॉर्चेट है। ये जो हाइमन लेयर और फॉर्चेट के बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं फोसा नेविकुलरिस। भाई समझ में आया व्हाट इज फोसा नेविकुलरिस? पोल गलत है मैम, हमने किया था, चलो ठीक है, मान लिया कि पोल गलत है, आप सही हो, बट सीख लो, मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया होगा। पोल इतनी भी गलती नहीं कर सकता भाई, पोल बहुत टाइम से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस बंदा है वो। पोल आज पहली बार नहीं चला है, वो एक्सपीरियंस बंदा है, पहले से ही काम कर रहा है। तो ये होता है फोसा नेविकुलरिस, इसे हम बोलते हैं फोसा नेविकुलरिस। और मैंने इतना क्लियर इमेज बना के समझाया है कि माइंड में अगर पिक्चर भी याद रहेगा, थ्योरेटिकल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस पिक्चर को कैच करो और याद रखो। वेजाइनल ओपनिंग और फॉर्चेट के बीच का डिफरेंस ही फोसा नेविकुलरिस होता है। ठीक है, ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। आज इसी डायग्राम को मैंने कई बार बना दिया है। ये आपका लेविया माइनोरा है, मेसोरा हमने बनाया ही नहीं क्योंकि अभी हमें जरूरत लगी ही नहीं है। माइनोरा है, और ये आपको पता है यहाँ क्लाइटोरिस वाला पार्ट होता है, और ये ट्रायंगुलर स्पेस जो होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। सूर्यांश चंद कह रहे जो मैं आंसर कर दूंगा वो पोल भी बदल नहीं सकता। अरे भाई साहब देख लो कितने कॉन्फिडेंट है एकदम, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू। प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें होता है, मेल में। ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल का होता है वो फीमेल के किस स्ट्रक्चर के होमोलोगस होता है। बार्थोलिन ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सारे ग्लैंड आपके सामने है, आपको समझना है और इसका आंसर करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ के जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड। सूर्यांश चंद्र जी के जो हिम्मत और बोल्ड इरादे हैं, उसे एक लाइन याद आ रही है मुझे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो ये सूर्यांश चंद्र जी के दिल की बात और उनकी लाइन है, जो मैंने आपको बताया कि भाई तुम भी मुझे बदल नहीं सकते। ये लाइन आपके लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एक बार जल्दी से आंसर करेंगे, तो मेल का जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड किसे बोला जाता है, स्किनीज ग्लैंड को। अभी मैंने बताया था स्किनीज ग्लैंड, तो बिल्कुल स्किनीज ग्लैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि काउपर्स ग्लैंड किसे बोला जाता है, मेल में। बार्थोलिन ग्लैंड नहीं है, बार्थोलिन ग्लैंड मेल के किसके होमोलोगस होता है, काउपर्स ग्लैंड के। ये जो काउपर्स ग्लैंड लिखा है ये फीमेल का नहीं है, ये मेल का ही पार्ट है। ठीक है, स्किनीज ग्लैंड इज होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। तो राइट आंसर तो हमें इसी लाइन से मिल गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल सी लाइन है। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होता है, और ये मेल के कौन से स्ट्रक्चर के होमोलोगस होता है, वो काउपर्स ग्लैंड के होमोलोगस होता है। बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड, इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसे ही बोला जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड को ही, इसको ही क्या बोला जाता है, काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, और ये भी मेल का स्ट्रक्चर है, ये भी मेल का स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों अगर किसी ने दिया है तो बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। होमोलोगस फीमेल के कंपैरिजन में पूछा जा रहा है। ठीक है, और बार्थोलिन ग्लैंड है ही नहीं, क्योंकि ये किसके होमोलोगस होता है, काउपर्स ग्लैंड के होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई हो क्या रहा है, 100% बच्चे ए में ही क्यों जा रहे हैं? तो अब तो मुझे पोल पे ही डाउट होने लग गया है कि कुछ ज्यादा ही स्पीड में आंसर आ रहे हैं, जो कि पोल भाई साहब कैच ही नहीं कर पा रहे। अब तो पोल का ही, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने आंसर किया था राइट, वो मैंने खुद देखा है, लेकिन पोल भाई साहब ने वो आंसर कैच ही नहीं किया है। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो पोल की गलती लग रही है मुझे। चलो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, मैं इसको इन शॉर्ट इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, अगर हमें लिखना है और हमें याद रखना है, क्योंकि गलती तो की थी, बहुत बच्चों ने बार्थोलिन ग्लैंड आंसर किया था, ये भी मैंने देखा था, ए मैक्सिमम बच्चों का था। हाँ पोल गलत है, पोल गलत है, ठीक है ठीक है। अब यार पोल के पीछे पड़ जाओगे क्या? आज इसको थोड़ा सा मतलब डोज देना होगा, समझाना होगा, भाई गलती ना करे, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू, प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमो, दो चीजें मैंने, दो स्ट्रक्चर बताया था, एक आपको आज बताया है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया है स्किनीज ग्लैंड। ये दोनों फीमेल के अंदर होता है, ये सबको पता है। अब इसमें अगर हम जब भी होमोलोगस का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा इसको टेबल बना के इसी तरह से छोटे से पॉइंट में करके याद रखना। होमोलोगस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक में देखें, बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस होता है, जब भी आपको होमोलोगस पूछा जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन, तो आप मेल में कंपेयर करोगे और देखोगे कि फीमेल का ये स्ट्रक्चर जिससे बना है। होमोलोगस का मतलब सबको पता है, होमोलोगस का मतलब सबको पता है, जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है एंड फंक्शन इज डिफरेंट। होमोलोगस का मेन हमेशा होता है कि स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी कि फीमेल का ऑर्गन जिस स्ट्रक्चर से बना है, मेल का भी ये ऑर्गन उसी स्ट्रक्चर से बना है। तो स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, बट उनका काम अलग होता है, उसे ही होमोलोगस ऑर्गन बोला जाता है। तो बताओ फीमेल का ये ऑर्गन मेल के कौन से स्ट्रक्चर के क्या होता है डियर, होमोलोगस होता है। तो यहां पे हमारा आंसर जाएगा, बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड इन मेल। इसके होमोलोगस होता है काउपर्स ग्लैंड, जो कि यहां पे लिखा हुआ था। एंड दिस काउपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे बोला जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो
तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। सेम ऐसे ही स्किनीज ग्लैंड मेल के किस स्ट्रक्चर के होमोलोगस होता है? आंसर इज प्रोस्टेट ग्लैंड। आंसर इज प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन याद रखना नेक्स्ट टाइम ये नाम बदल सकते हैं। स्किनीज ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये बार्थोलिन ग्लैंड आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है। मतलब ये नाम याद रखना है। ये जो टेबल मैंने बनाया है, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें बार्थोलिन ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड का दूसरा नाम, किसे किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, वो किस स्ट्रक्चर के होमोलोगस होता है, ये तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1493 है, चांस है, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। आयान मंडल, होप फॉर द बेस्ट, चांस है, चांस है। ठीक है, चलो तो ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंटरस्टिशियल, इन्फंडिबुलम, इस्थमस एंड एम्पुला। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आंसर करेंगे फास्ट फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो भाई टाइम खत्म हो गया है और यहाँ पे सब बच्चों ने आंसर कर दिया और सबका आंसर एक ही है। अभी तक कुछ अलग आंसर आया नहीं, तो इस बार अगर ये 100% लेता है तो नो डाउट, है ना। नैरोएस्ट पार्ट पूछा है और इस बार फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि फेलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड पूछा है। देख लेते हैं फेलोपियन ट्यूब में नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है। इंटरस्टिशियल पार्ट, फिर आता है आपका इस्थमस, फिर आता है एम्प्यूला और फिर आता है इन्फंडिबुलम वाला पार्ट। ठीक है, तो डायग्राम्स बना दिया है, इसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस्थमस नहीं है, एम्प्यूला नहीं है, इन्फंडिबुलम नहीं है, नैरोएस्ट पार्ट आपका ए है। 92% भाई ठीक तो काम कर रहा है, ठीक तो काम कर रहा है ये, अब पता चल रहा है। 2% बच्चों ने सी आंसर किया है, 5% बच्चों ने बी आंसर किया है, 92% बच्चों ने ए आंसर किया और ऐसा कमेंट बॉक्स में दिख रहा था। सितारा है, मेहरून है, धनेश्वरी है, सूर्यांश चंद, सबर इज बेटर, लिखिता, अंजलि, यशिका, शिवम, अनामिका, हिना, सुदृष्णा, अंकिता, फुल ऑफ लाइफ, साहिद, स्वाति, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आप देख सकते हो जिन्होंने आंसर जो है वो ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये आपको फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड पूछा है कि बताओ फेलोपियन ट्यूब में कौन सा पार्ट सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। यहां जहां यूट्रस में इसकी एंट्री होती है, ये वाला जो पार्ट होता है आपका इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं डियर? इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिर उससे आगे अगर हम जाएं तो ये जो पार्ट हमें दिखता है ये तो हमारा इंटरस्टिशियल हो गया। ये हमारा क्या होता है डियर? इस्थमस, इसे हम बोलते हैं इस्थमस। और यहां से यहां तक का जो पार्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब हम इसे बोलते हैं, ये होता है आपका एम्प्यूला। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। तो इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट, एम्प्यूला पार्ट, और जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम में भी ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। इसे हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसमें एक फिम्ब्रिए आपको सबसे लंबा दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए। लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए इज कॉल्ड एज ओवेरियन फिम्ब्रिए। इसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन फिम्ब्रिए, क्योंकि ये ओवरी से ओवा को कैच करके और फेलोपियन ट्यूब के अंदर लाने का काम करता है। यही लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए और ओवेरियन फिम्ब्रिए होता है जो पेल्विक कैविटी से जब ओव्यूलेशन होता है, ओवा रिलीज होता है, तो उस ओवा को कैच करता है और फिर उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ये किसका काम होता है? इस फिम्ब्रिए का काम होता है। फिम्ब्रिए में भी जो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए होता है उसका काम होता है, कैचेस द ओवा फ्रॉम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है डियर? लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए है जो ओवा को कैच करके यहाँ पे पहुंचाने का काम करेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। यहाँ जो मैंने डायग्राम्स के अंदर मेंशन करके, मुझे लगता है डायग्राम से आप बेटर समझ पाओगे, तो डायग्राम के अंदर ही मैंने बताया पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो कितने पार्ट्स हैं फेलोपियन ट्यूब के? फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स, जो कि आपको डायग्राम के अंदर ही मैंने बता दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल पार्ट, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो 4 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। फेलोपियन ट्यूब में एक चीज और याद रखनी है, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब? 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, जिसमें इंटरस्टिशियल 1.25 सेंटीमीटर, इस्थमस इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर एम्प्यूला एंड 1.25 सेंटीमीटर इनफंडिबुलम होता है। सबसे नैरोएस्ट पूछा है, इसकी जो थिकनेस कितनी होती है? 1 mm। इसीलिए इंटरस्टिशियल को हम सबसे नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया था वो यहीं से क्लियर हो गया। फिर पूछा जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर लेंथ पता चल गया, इसमें एक स्पेशल सेल होता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेग सेल, और इस पेग सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं बोलूंगी आप इसे भी याद रखना। स्पेशल सेल यानी कि पेग सेल कहां प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आंसर इज फेलोपियन ट्यूब, एंड आंसर इज फेलोपियन ट्यूब। लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। फिर आता है कि बताओ इस फेलोपियन ट्यूब की इंटरनल लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो आप बताओगे यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जहां पे हमारा आंसर जाता है फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये आपके फेलोपियन ट्यूब की इंटरनल लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, ये लाइंड होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है फेलोपियन ट्यूब के बारे में, नैरोएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, और ओवा को कैच करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पेग सेल कहां प्रेजेंट होता है, लेंथ इसकी कितनी होती है, कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। और फेलोपियन ट्यूब जैसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉर्नुआ रीजन से 3 और निकलते हैं, जिसे हम एक ट्रिक से याद रखते हैं। यहां पे सिंपल बनाती हूं, जैसे मैंने बोला यूट्रस के अंदर ये एक फेलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है। यहां से यूट्रस का अगर हम डायग्राम देखें पूरा, तो ये यूट्रस का डायग्राम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ रीजन या फिर ट्यूबल ऑस्टिया रीजन। तो यहां से एक तो फेलोपियन ट्यूब निकलता है, एक तो फेलोपियन ट्यूब निकलता है, दूसरा यहां से ओवेरियल लिगामेंट निकलता है जो ओवरी को कैच, ओवरी अटैच होता है यहां से, ये एक लिगामेंट हो गया, और एक लिगामेंट और निकलता है यहां से, मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देयर आर 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कॉर्नुआ रीजन। फर्स्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज फेलोपियन ट्यूब, सेकंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवेरियन फिब्रिया, एंड थर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राउंड लिगामेंट। ठीक है, तो इसे हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, RTO, ये हमारा ट्रिक है। ये RTO क्या है डियर, ट्रिक है। और इस ट्रिक से हम क्या याद रखते हैं, ट्रिक तो याद रहता है लेकिन मीनिंग भूल जाते हैं कि भाई इस ट्रिक से याद क्या किया था। तो याद रखना, RTO से आपने याद किया है 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर originated from cornua region, cornua region। and what is the full form, what is the full form of this RTO? तो RT से होता है आपका फेलोपियन ट्यूब, तो हमने यहां T ले लिया, इसका ये T ले लिया। R से होता है राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, और O से होता है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है? तो ये ट्रिक से हम इसको भी याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, किसके लिए यूज होता है, ये भी पता होना चाहिए, इसलिए हेडिंग जरूर होना चाहिए। जो भी ट्रिक लिख रहे हो उसकी हेडिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ RTO ही याद रह जाता है एग्जाम टाइम पे, उसके अंदर का कुछ याद नहीं आता। इसलिए इसे पढ़ना बार बार ज्यादा जरूरी है कि RTO है क्या। ठीक है, चलो भाई, आई थॉट ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल पूछा गया था, नैरोएस्ट पार्ट, और नैरोएस्ट पार्ट हमने आंसर में देख लिया, इंटरस्टिशियल इज कॉल्ड एज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला नहीं है, एंड दिस एम्पुला के बारे में पूछा जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है। यही एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, यही फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला रीजन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि आगे वाले क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे, बट इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर भाई? तो एम्पुला आपका क्या है डियर, एम्पुला आपका क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही मोस्ट कॉमन होता है, और ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ये मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर्चेट इज वेयर, फॉर्चेट कहां पे सिचुएटेड होता है, फॉर्चेट कहां पे सिचुएटेड होता है। अभी मैंने फॉर्चेट के रिगार्डिंग आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि एक्चुअल में फॉर्चेट कौन सा स्पेस कहां की जगह होती है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन से पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। बोथ लेविया माइनोरा मीट्स पोस्टीरियरली, बोथ लेविया मेजोरा मीट्स पोस्टीरियरली, लेविया माइनोरा एंड मेजोरा मीट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द वल्वा एंड लेविया माइनोरा। तो बताओ फॉर्चेट कहां होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई गलती आपकी यहां पे नहीं होगी। ठीक है, कोई भी गलती आपकी यहां पे नहीं होगी। भाई पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई कर लो। यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कौन किसका कॉपीराइट कर रहा है, आप अपना पढ़ाई करने पे ध्यान दो। कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या यहाँ पे बोल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। यहाँ पे आपको राजनीति करने नहीं आए हो, अगर पढ़ाई करनी है तो करो, नहीं तो सिंपल छोड़ के चले जाओ। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है कि आप यहाँ पे आके पढ़ो, तो राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और जो राजनीति करते हैं वही बैठे रहते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, वो नॉलेज गेन करते हैं और लेते हैं और अपना आराम से पढ़ाई करते हैं। राजनीति करने वालों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, यहां तक पढ़ लिया आपने, क्योंकि मैं यहाँ पे नर्सिंग में आज आके नहीं खड़ी हुई। आई एम फ्रॉम 2017, जहां पे नर्सिंग के बारे में किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, जिसने नर्सिंग के बारे में स्टार्ट भी नहीं किया होगा, उस टाइम से मैं खड़े होकर वही लाइन पढ़ा रही हूँ। इसलिए मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां से क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। सो अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कब कहां पे क्या चीज बोल रहे हो, इसको अपने दिमाग में डाल लेना कि नर्सिंग की शुरुआत किसने कब की, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। ये मैंने नर्सिंग में आके आज कदम नहीं रखा, या मैं पहली बार यहाँ पे खड़े होकर नहीं पढ़ा रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रही कि आप क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, मुझे सब चीज पता है, क्योंकि नर्सिंग में आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से मैं पढ़ा रही हूं, इसलिए मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं कि दूसरा पढ़ कैसे रहा है, दूसरा ये वाली चीज सीख कैसे रहा है, हमें टेंशन हो रही है भाई, हमने तो यहां से इतनी मेहनत से सीखा है और इनको फ्री में ये चीजें मिल रही हैं। तो ये मतलब जलने वाले बच्चे हैं, इन्हें बोलते हैं जलने वाले, कि दूसरों की पढ़ाई से उन्हें जलन होती है। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे ये चीजें आके अपनी जलन को निकाल रहे हैं कि भाई फ्री में कैसे पढ़ लिया तुमने, हमें तो बहुत पैसे लगे थे ये चीजें सीखने में। तो अपनी जलन को अपने पास रखें, दूसरों को जलाने की जरूरत नहीं है, और आपके जलाने से कोई और जलने वाला नहीं है। चलो भाई, फॉर्चेट इज वेयर, यहां पे हम सीखेंगे
यहाँ पे हम सीखेंगे कि फॉर्चिट कहाँ होता है। ठीक है, फॉर्चिट कहाँ होता है, अभी मैंने आपको डायग्राम्स के अंदर ये बताया था कि फॉर्चिट वो जगह होता है जहां पे लेविया माइनोरा मीट्स इनफीरियरली इन द मिड लाइन। जब लेविया माइनोरा इनफीरियरली मिड लाइन में मिलता है तो उसे ही हम फॉर्चिट बोलते हैं, जो आज ही की क्लास में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, कहां पे लेविया माइनोरा जब नीचे की तरफ मीडियली मिलता है, पोस्टीरियरली मिलता है इन द मिड लाइन। ये मिड लाइन है और मिड लाइन में पोस्टीरियरली मीट करेगा तो इसे फॉर्चिट बोलेंगे। और वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, बोथ लेविया माइनोरा मीट्स पोस्टीरियरली, तो पहले ही लाइन पे हमारा आंसर मिल गया। लेकिन जब लेविया मेजोरा पोस्टीरियरली बीच में मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं डियर, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। समझ में आया? समझ में आया? तो ये लाइन यहाँ गलत है, ये लाइन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है लेविया माइनोरा एंड मेजोरा मीट। लेविया माइनोरा मेजोरा को तो हम बोलते ही नहीं है, माइनोरा है, मेजोरा है, उसके बाद माइनोरा आता है। ये हमारा आउटर लिप है और उसके अंदर की तरफ आएंगे तो माइनोरा होगा। ठीक है, ये आउटर है, ये इनर है। ठीक है, लेविया मेजोरा आपका आउटर है, मेजोरा आपका आउटर है, और जो माइनोरा होता है उसे हम बोलते हैं इनर लिप, इनर लिप। तो इससे मिलने को हम फॉर्चिट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द वल्वा एंड लेविया माइनोरा। वल्वा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को बोला जाता है, लेविया माइनोरा इनर लिप को बोला जाता है। तो ये भी सही आंसर नहीं है, मतलब हमें पढ़ के ही पता चल रहा है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्चिट से रिलेटेड पूछा गया था। क्लियर भाई? कह रहे तुम अपने जलन बरकरार रखो, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। सही बात बोलिए भाई, तुम जलते रहो, हम फिर भी वो चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे, तुम्हें जितना जलना है जलो। सही बात है ये। 100% बच्चे राइट है यहाँ पे। और लीडर बोर्ड भाई सही बता रहा है ये। वैदेही, रूमी, चिंकी, हिमानी, परोमिता, अनीशा, शिवानी, प्रतीक्षा, इमरान, श्वेता, तानिया, पहाड़ी, भूपेश, जूही, स्ट्रेंजर, स्वाति, बबली, हिना, बहुत सारे बच्चे, यानी कि जितने बच्चों ने भी आंसर दिया वो सब सही है। यानी कि आप यकीन मानते हो कि हम अगर विद एक्सप्लेनेशन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़े तो हम सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगर कितना इजी क्वेश्चंस आए, उसी में थोड़ा टफ क्वेश्चन आए, हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि उसका बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा क्लियर है। तो उस पर एमसीक्यूज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एमसीक्यू के थ्रू भी हम बहुत सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे सीखते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कराती हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप सब आंसर देना। आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास था, बेसिक क्लास था। इसी तरह से हम डेली बेसिस पे आपकी आरोग्यम इन्फिनिटी में एमसीक्यू की क्लास करते रहेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन फ्री होकर आराम से आप डेली अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे करना है इसकी आदत आप डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम आपको बताने वाली हूँ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सर्विक्स और कॉर्पस का रेशो बिफोर प्यूबर्टी कितना होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर करेंगे। राइट, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और आज की क्लास में समराइज यही है कि आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस को लिया और हमने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस और ट्रिक को सीखा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस को देखा, उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देखा कि कैसे हम क्वेश्चन से थ्योरी को क्लियर करते हैं, कैसे हम ट्रिक से चीजों को याद रखते हैं, कैसे इमेजेस के फॉर्म में हम चीजों को याद रखते हैं। और यही कॉम्पिटिशन में पढ़ने का एक्चुअल तरीका होता है कि हम चीजों को ज्यादा याद रख पाए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई सब कर लेते हैं, 4 साल की नर्सिंग को पढ़ना और एग्जाम के टाइम पे उसे 4-5 महीने में पढ़ के याद रखना बहुत जरूरी है। तो एकेडमिक भूल जाओ, कंपटीशन में आयो तो एज अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे प्रिपेयर करो। क्योंकि कंपटीशन में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी चीजों को समराइज और टू द पॉइंट्स इमेज के फॉर्म में याद रखना जरूरी है कि जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो माइंड में हमें वो चीजें याद रहे। इसलिए शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इमेजेस, इससे हम अपने नोट्स को तैयार करते हैं जिससे सारे सब्जेक्ट को अच्छे से याद रख पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और लास्ट में जैसा कि उन्होंने डिमांड किया था, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल, एंड नॉर्सेट 10 हमारा जरूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच लीडर।